Welcome to the Realty Plus Real Talk series where we talk to industry experts to know their honest views and opinions and real facts and figures. And today on Realty Plus Real Talk series, we have with us who's known as the king of affordable housing. And yes, we have with us Mr. Pradeep Agarwal, who's the founder and chairman, Signature Global, and he's also the chairman for ASSOCHAM, National Council on Real Estate, Housing and Urban Development. Pradeep ji, a very warm welcome to you. थैंक्स अपना, थैंक्स अ लॉट। तो सबसे पहले तो प्रदीप जी आपको नववर्ष की शुभकामनाएं और आपसे जानना चाहते हैं कि 2021 का आपका फोरकास्ट क्या है रियल एस्टेट के लिए। बिल्कुल, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रियलिटी प्लस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिटी प्लस बहुत अच्छे काम कर रहा है, यानी पूरे लॉकडाउन में, यानी जो आफ्टर कोविड भी जितनी चीज़ें आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे दिखाई हैं लोगों को, मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल रही हैं फॉर कस्टमर्स, फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स और अदर देन इंडस्ट्री, जो भी इतने भी लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो इट्स ए गुड थैंक्स वे फॉर कि योर आप सपोर्ट मिस्टर अग्रवाल। सो सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखते हैं कि 2021 कैसा जाने वाला है। मुझे लगता है उससे पहले ज्यादा जरूरी कि 2020 में जो हुआ उसका क्या इम्पैक्ट रहा इंडस्ट्री के ऊपर। जो बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड में एक डिफरेंस रहा कि जैसे बिफोर कोविड मैंने देखा कि जो सेल्स थी वो स्टैगर्ड थी, कि भाई आप एक लेवल के ऊपर सेल्स कर रहे हैं, जो नीड है जिन लोगों की वो लोग उसे ले रहे हैं। कोई ऐसा मार्केट में इतना बड़ा बूम नहीं था कि जिसमें बहुत सारे लोग घर खरीदना चाहते हो। जो केवल नीडी लोग हैं वही अलग अलग जो स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही थी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है या ऐसी किसी लोकेशन पे जहां वो लेना चाहते हैं और उनको लगता है यहाँ इन्वेस्टमेंट बेटर होगी, तो वैसे ही लोग थे जो इस वक्त बिफोर कोविड बायर थे। लेकिन सबसे बड़ी बात आफ्टर कोविड हमें क्या फाइंड आउट हुई है कि इस वक्त जिन लोगों के पास भी घर नहीं था इवन बिफोर कोविड, उन लोगों ने सबसे पहले अपना माइंड बनाया कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं और अगर लगाया हुआ है तो सबसे पहले मुझे एक घर खरीदना है, बाद में सारे काम करने हैं। क्योंकि कोविड ने एक चीज बिल्कुल अच्छे से सिखाई है कि अगर सबसे ज्यादा कोई जरूरी चीज है तो वो घर है। और आज नॉर्मली बिफोर कोविड क्या होता था, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जहां हायर रिटर्न्स हैं वहां लगा के रखते थे, और जो घर है वो अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से रेंट पर भी लेकर वो अपना काम चलाते थे। लेकिन आफ्टर कोविड ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हुआ और इसका हमें डायरेक्टली फायदा हुआ कि जो सेल्स है हमारी वो बहुत ज्यादा रैपिडली, आप समझिए कि लास्ट अगर 6 मंथ की मैं बात करूं तो लगभग 6000 यूनिट हम लोगों ने सेल की हैं। और जो जैसे जनवरी अब जब स्टार्ट हुआ है 2021 का, तो लोगों का जो माइंडसेट है वो एंटायरली बदल चुका है। इवन लोग बहुत सारी आपकी जो रिपोर्ट्स भी अगर आपको इस दौरान आपने देखी हो तो उसमें एक ही चीज बार बार निकल के आ रही है कि लगभग 25% के नियर अबाउट जो सेल्स है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये सेल ये कहाँ से ये कस्टमर आया? ये अचानक से जब लोग बात कर रहे थे कि लोग जॉबलेस हो जाएंगे, लोगों को ट्रबल होगी, लोगों के पास पैसा नहीं है, आफ्टर कोविड में लोगों का पैसा खत्म हो गया है तो घर कैसे लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर लोगों के पास बहुत पैसा है, खास करके मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट को राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करके वहां लगाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये जो राइट टाइम है वो आ चुका है। और खास करके रियल एस्टेट में जो यू टर्न होना था, मुझे लगता है इस डिकेड के लिए 2021 जो है वो यू टर्न की तरह है। और अगले 10 साल रियल एस्टेट बिल्कुल बदल जाने वाला है। पिछले 10 साल के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल ग्रोथ इस डिकेड में आपको देखने को मिलेगी। तो 2021 जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं इट इज वेरी गुड, रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। जो आपने सही बोला 2020 बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर था। एक तरफ इकोनॉमिक स्लो डाउन और दूसरी तरफ हमने लास्ट क्वार्टर में देखा कि हाउसिंग सेल्स हैड रियली पिक्ड अप। तो 2021 भी जैसा कि सब बोल रहे हैं कि अभी भी एक रिपोर्ट जो है कि वी शेप्ड रिकवरी रहेगी इकोनॉमी की। और रियल एस्टेट तो पहले से ही जैसे एनालिस्ट बोल रहे थे इट हैज डन बेटर देन एक्सपेक्टेड। So, 2021 is going to be a good year प्रदीप जी के हिसाब से। प्रदीप जी एक और जैसे नया साल आया, अब नया बजट भी आ रहा है और
गवर्नमेंट के हाथ में काफी डिफिकल्ट टास्क है। एक तरफ इकोनॉमिक रिकवरी है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी उनको उसमें लाना है। काफी लोग कह रहे हैं दिस विल बी अ बिग बैंग बजट, देयर विल बी सम मेजर अनाउंसमेंट्स दैट विल कम। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या हमको कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स रियल एस्टेट के लिए मिलेंगी इस बजट में? मुझे लगता है जरूर मिलेंगे। उसका रीजन है, आज क्या है कि जब ये बात जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करती है कि जो कोविड वाला टाइम रहा उस वक्त काफी ज्यादा जो डेवलपर्स थे वो एक उस ट्रबलिंग वाले फेज से निकले जिसमें काम नहीं था और लोगों को सैलरीज देनी थी, कलेक्शन नहीं था, जो कंस्ट्रक्शन थी वो रुक चुकी थी। तो वहां भी उन्होंने जैसे मोनेटरियम जो आरबीआई ने अलाउ किया तो उससे सपोर्ट किया। मुझे लगता है सेम लाइन को एक्सटेंड करते हुए गवर्नमेंट जो बजट में कुछ ना कुछ ऐसी जरूर कुछ ना कुछ स्कीम्स लाने वाली है जिससे जो रियल एस्टेट है वो ज्यादा बेहतर सिचुएशन में आ पाए। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया की जो जीडीपी है उसमें सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, जिसमें सबसे नीचे जो बॉटम लाइन है उस तक के जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो आने वाला जो टाइम है जो वो जो ये बजट आने वाला है आने वाले टाइम को डिसाइड करेगा। और रही बात की जो गवर्नमेंट जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो बड़ी सिंपल सी है कि गवर्नमेंट को ऐसा कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा कोई पैकेज नहीं देना है हम लोगों को। कुछ चीजें हैं अगर वो इंप्लीमेंट करें तो बहुत इजीली जो रियल एस्टेट है या खास करके जो अफोर्डेबल हाउसिंग है जो गवर्नमेंट का कोर एजेंडा है वो मुझे लगता है एड्रेस की जा सकती है। लाइक जैसे एक जो इनकम टैक्स हॉलीडे चल रहा है डेवलपर्स के लिए वो अभी मार्च 2021 तक इन्होंने एक्सटेंड किया था। तो मुझे लगता है अगले 2 साल और उसको एक्सटेंड करने की नीड है कि जो लोग भी अफोर्डेबल हाउसिंग में डेवलपर्स काम कर रहे हैं और एक सर्टन क्राइटेरिया के फ्लैट्स बना रहे हैं उनको जो टैक्स हॉलीडे है वो और 2 साल के लिए एक्सटेंड होना चाहिए। दूसरा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको अभी अगले 3 से 4 साल तक के लिए कम से कम और कैरी करना चाहिए, जिससे जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं वो लोग उस घर को ले सके। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना में फंड की एलोकेशन है वो एलोकेशन को इंक्रीज करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपना घर ले सकें। और दूसरी बड़ी बात, जैसे जो जीएसटी है, एक जीएसटी एक इतना बड़ा कंपोनेंट है पर्टिकुलर रियल एस्टेट डेवलपर के लिए या जो कस्टमर है उन दोनों के लिए। तो कहीं अगर जो जीएसटी का कंपोनेंट है पर्टिकुलर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अगर उसे 50% तक रिड्यूस कर पाए तो वो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री। एंड एक सबसे जो इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को जो चलाता है वो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस 2017 ने गवर्नमेंट ने दिया था। आज 4 साल निकल गए हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का फायदा क्या हो पाया ये एज ए कंपनी में नहीं समझ पाया। क्योंकि ना तो मुझे कम रेट पे फंड्स अवेलेबल हैं ना ही मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को कुछ ऐसे या तो अफोर्डेबल हाउसिंग फंड डेवलप करने चाहिए जिसमें जो प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो उसके थ्रू हो सके, या जो बैंक्स हैं उन बैंक्स को कुछ ना कुछ ऐसे सरप्लस फंड रखने पड़ेंगे फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज और फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसमें वो चीपर रेट के ऊपर लोन दे सकें। जैसे अगर हम होम लोन की बात करें तो आज होम लोन जो है वो 6.75 पर अवेलेबल है। लेकिन अगर आप डेवलपर पर से बात करें तो डेवलपर्स के लिए कोई भी जो फंड है वो 10% से ऊपर पर अवेलेबल है। अगर आप कंस्ट्रक्शन लोन की बात करें तो उसका जो रेट है वो 10 से 11% है। और अगर आप प्रोजेक्ट फंडिंग की बात करें तो उनका जो प्राइस है वो लगभग 12 से 15% है, जो बहुत ज्यादा है। तो अगर इस टाइप के कोई अनाउंसमेंट इस बजट पे आते हैं जो मुझे लगता है आएंगे तो एक बहुत बड़ी रैली आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। ये तो प्रदीप जी आपने बोला सप्लाई साइड की तरफ से ये कुछ डिमांड्स रियल एस्टेट की है जो एज अ ऑन द सप्लाई साइड कैन हेल्प। इन टर्म्स ऑफ डिमांड, डिमांड साइड पे कंज्यूमर को कैसे हम ज्यादा
फाइनेंशियली इनेबल कर सकते हैं। होम लोन इंटरेस्ट रेट जैसे आपने कहा दे आर रिकॉर्ड लो, 15 इयर्स में पहली बार है कि इतना रिकॉर्ड लो होम लोन इंटरेस्ट रेट है। और क्या कुछ इस बजट में हो सकता है जिससे डिमांड को हम जनरेट कर सकें? देखिए, जो कस्टमर पर से बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। एक जो इनकम टैक्स के अंदर जो अभी लास्ट टाइम इन्होंने 2 लाख रुपए तक की छूट दी थी इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए, उसको बढ़ा के 3 लाख किया जा सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है, जहां अगर उसको किया जाए तो मुझे लगता है कि काफी लोग इसमें बेनिफिटेड होंगे। दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो फंड है उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए एक अच्छे लेवल के ऊपर, जिससे बहुत सारे लोग इससे बेनिफिटेड होंगे। और तीसरा मेजर पॉइंट, जो स्टैम्प ड्यूटी है, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आज क्या है कि एक 25 लाख रुपए के घर वाले के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी है उसकी कॉस्ट लगभग 1,75,000 रुपए है। वो उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट इस स्टैम्प ड्यूटी को खत्म कर देती है या जीरो कर देती है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एक यानी इंसेंटिव होगा फॉर दो जो फर्स्ट टाइम घर को खरीद रहे हैं। और जो गवर्नमेंट का जो सपना है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 का, वो भी मिशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अचीव होगा। सम वेरी गुड सजेशंस प्रदीप जी से जो हमें यहाँ मिल रहे हैं कि बजट में हम क्या कर सकते हैं। अब बाकी तो हमें देखना है कि कैसा क्या आता है बजट में, बट एक्सपेक्टेशंस रियल एस्टेट की काफी हैं इस गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट ने काफी कुछ, जो प्रदीप जी भी बोल रहे हैं, लास्ट ईयर काफी कुछ स्टेप्स लिए भी हैं। एक रियल एस्टेट का हमेशा से जो एक डिमांड रहा है इंडस्ट्री स्टेटस का, कि ओवरऑल पूरे रियल एस्टेट को इंडस्ट्री स्टेटस मिलना चाहिए। हमारे व्यूअर्स के लिए प्रदीप जी, इससे अगर इंडस्ट्री स्टेटस मिलता है, लेट्स होप वी गेट इट सूनर देन लेटर, बट इससे डेवलपर्स को, इंडस्ट्री को और कंज्यूमर को क्या फायदा होगा? अगर ये आप देखिए, एक्सप्लेन करें कि क्या फायदा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल इस चीज में ये क्योंकि मुझे होप है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री स्टेटस जरूर दे। लेकिन मेरा एक सवाल उसके अंदर फिर से वही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को पिछले 4 साल पहले ही इंडस्ट्री स्टेटस मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर उससे जुड़े बेनिफिट्स अगर नहीं दिए गए तो उस इंडस्ट्री स्टेटस का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज जब आप इंडस्ट्री स्टेटस देते हैं तो उसके साथ साथ क्या बेनिफिट होने वाले हैं वो भी आपको उसके साथ देने पड़ते हैं। आज अगर आप रोड इंफ्रा की बात करें तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चाहे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फंड की अवेलेबिलिटी हो, चाहे जो ये आपके जो जीएसटी के अंदर एक कंपोनेंट है उसका बेनिफिट हो, या अदर देन जो टैक्स बेनिफिट है वो वहां पर हो, या जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती है बाहर से उसके ऊपर जो लगने वाली कस्टम ड्यूटी हो, उन बहुत सारे बेनिफिट को वहां पे पास ऑन किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडस्ट्री स्टेटस देना है तो उसके साथ साथ ये भी जो बेनिफिट है ये आपको पास ऑन करने पड़ेंगे। अदरवाइज सिर्फ टैग देने से कोई लॉजिक नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। सो ये जो पास डाउन नहीं हो रहे हैं बेनिफिट्स, ये मेजर प्रॉब्लम है। प्रदीप जी जैसे बोल रहे कि टैग इंडस्ट्री स्टेटस मिल भी गया, जो देखा है एक्सपीरियंस में कि अफोर्डेबल हाउसिंग को स्टिल लिक्विडिटी इज अ प्रॉब्लम। तो आपको क्या लगता है प्रदीप जी, अब 2021 अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए आपने चैलेंजेस बताए, प्रॉब्लम्स क्या है, क्या नहीं हो रहा है, अब आपको 2021 में क्या लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट कैसा रहेगा, क्या ग्रोथ रहेगी, क्या परफॉर्मेंस रहेगा? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग अगर मैं बात करूं डिमांड सप्लाई पर से, तो बहुत बड़ा डिसेप्शन है। यानी नॉर्मली लोग रियल एस्टेट में बात कर रहे हैं कि डिमांड सप्लाई में फर्क क्या है। आज जो प्रीमियम सेगमेंट है, लग्जरी सेगमेंट है, वहां सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। डेवलपर उसको फेस भी कर रहे हैं। वैसे वर्षा रियल अफोर्डेबल हाउसिंग में इसके वैसे वर्षा बिल्कुल उल्टा है, जहां डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। उस सप्लाई को बढ़ाने के लिए ज्यादा जरूरी है कि कुछ मेजर इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है। अगर एक बहुत छोटा इनिशिएटिव लेना हो तो जो प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आ रहे हैं उनके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी है, जब वो लैंड की रजिस्ट्री कराते हैं, तो मुझे लगता है शायद अगर उसको वो वेव ऑफ कर पाए तो वो भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होगा। दूसरी बड़ी बात, जो प्राइस हैं रॉ मटेरियल्स के,
वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर जो अप एंड डाउन है कमोडिटी प्राइसेस के अंदर, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर गवर्नमेंट वहां पर जीएसटी में कोई बेनिफिट दे पाए उन रॉ मटेरियल्स में, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हो सकता है, जो आज की डेट एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तीसरी बात, जो लैंड प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई है। ऐसे में जब आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो लैंड प्राइस है उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट लैंड प्राइस का होता है। तो अगर ऐसे कोई लैंड पार्सल्स जो गवर्नमेंट के पास आइडियल हैं, खास करके उनके पीएसयूज में या अदर देन ऐसी किसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज को प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, पर्टिकुलर एक लोअर रेट पे, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग ज्यादा से ज्यादा बन सके। तो अगर ये 2 3 4 चीजों के चैलेंजेस को अगर मुझे लगता है इसको एड्रेस किया जाए, तो अगले जो 3 से 4 साल हैं वो पूरी की पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बदलने वाले हैं। और जैसे मैं पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में बोल चुका हूं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का अगर कोई ड्राइवर नेक्स्ट 10 साल में बनने वाला है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग होगा, क्योंकि इस देश में लगभग 95% जो पॉपुलेशन है उसको अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, क्योंकि लग्जरी हाउसिंग का जो सेगमेंट है वो केवल 5% लोगों को ही टारगेट करता है, और अफोर्डेबल हाउसिंग या ईडब्ल्यूएस जो सेगमेंट है वो देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन को ड्राइव करता है, और सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो भी मुझे लगता है वो इसी सेगमेंट में है। फैंटास्टिक, बिल्कुल अग्री विद यू प्रदीप जी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। डेवलपर्स आर ट्राइंग फ्रॉम देयर एंड जितना भी कॉस्ट कर सकते हैं। कॉस्ट के बारे में वी विल टॉक लेटर, बट सिग्नेचर ग्लोबल एज आई सेड कि आपका बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ज्यादातर गुड़गांव सोना रीजन में। तो इन टर्म्स ऑफ रीजन और किधर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट्स इन 2021, और किस तरह के नए प्रोजेक्ट्स सिग्नेचर ग्लोबल ला रहा है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नेचर ग्लोबल बहुत फोकस्ड कंपनी है। हम लोगों ने जिस दिन इस कंपनी को स्टार्ट किया था तो एक एम बनाया था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग को ही कैटर करें, यानी हम जितनी जो अपनी एक्सपर्टीज जो भी बनानी है वो पर्टिकुलर एक सेगमेंट में बनाए। नो डाउट आज देश के हर एरिया में अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड है, और आप किसी भी एरिया में जाके अफोर्डेबल हाउसिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज जो पर्टिकुलर एरिया पर से है वो बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं फैक्टर होता है कंपनी के लिए, कि जिस एरिया वो बेस्ड कंपनी होती है वहां पे उसकी पकड़ ज्यादा मजबूत होती है। इसी चीज को हमने बहुत सारे जो और भी डेवलपर्स थे उनसे भी ये सीखा है कि जो जिन डेवलपर्स का जिस एरिया में काम है, अगर वो दूसरे एरिया की तरफ निकले हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो रिजल्ट्स हैं उनके मन मुताबिक नहीं आ पाए हैं। आज गुरुग्राम या गुरुग्राम के जो सराउंडिंग वाले जो एरियाज हैं, खास करके सोना रीजन या न्यू गुरुग्राम, द्वारका एक्सप्रेस वे, ये जितने भी एरियाज हैं यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है, आज भी बहुत डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो अगर 2021 या 22 की बात करें तो बिल्कुल हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है कि अगले 2 3 साल तक हम लोग केवल इसी रीजन में रहने वाले हैं। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो हरियाणा गवर्नमेंट है बहुत सपोर्टिव है हर पॉलिसी को लेके, क्योंकि रिसेंटली अगर हम बात करें तो एक पॉलिसी पिछले 1.5 2 साल में काफी ज्यादा गवर्नमेंट बहुत बेहतरीन पॉलिसी लेकर आई है, जिसका नाम है दीनदयाल जन आवास योजना, जिसके अंदर उन्होंने क्या एड्रेस किया है कि हरियाणा में बहुत सारे ऐसे कॉलोनीज दिखाई दे रहे थे जो अनरेगुलराइज थे। तो उसको कट डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ छोटे साइज के प्लॉट डेवलपर्स बना सके, जिसमें जो साइज था इस पॉलिसी के अंदर 80 मीटर से लेकर 150 मीटर तक के प्लॉट अवेलेबल हैं। हमने एक स्टेप और आगे लिया, हमने इन प्लॉट्स के ऊपर फ्लोर्स डिजाइन किए, जिसके अंदर जो फ्लोर का जो टावर है स्टिल प्लस 4 फ्लोर उसके अंदर डिजाइन होते हैं, जो थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट भी है, यानी एंट्री लेवल एमआईजी जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें 3 BHK मोस्टली यूनिट होती है और जिसमें सारी फैसिलिटीज
एक कंपाउंड में आपको मिलती हैं, जिसमें क्लब, जिम एंड अदर देन फैसिलिटी, जितनी भी आप बेस्ट क्लब वगैरह, स्विमिंग पूल्स एंड ऑल, आप कह सकते हैं सभी फैसिलिटीज एक कंपाउंड में अवेलेबल है। दूसरा, जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वो जैसा सिग्नेचर ग्लोबल करता रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों को सबसे बड़ा इस वक्त जो एक कस्टमर के पास से जो एक इनपुट आया है कि इस सेगमेंट के अंदर बहुत सारे कस्टमर इंटरेस्टेड हैं, और पिछले 1 साल की बात करें तो हमने एक बहुत बड़ा जैसे सेगमेंट कह सकते हैं इसे बनाया है, और एक बहुत बड़ा नंबर हमने इसमें सेल किया है। आने वाले टाइम में अगले 3 से 4 साल में आपको जो ये दीनदयाल जन आवास योजना है पूरे गुरुग्राम में और सोना रीजन में बहुत फेमस मिलेगी, जहां अब बड़े डेवलपर्स भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप इस गुरुग्राम रीजन के जितने बड़े डेवलपर्स हैं उन लोगों ने इस पॉलिसी में अब लाइसेंसेस लगाए हैं। तो मुझे लगता है आने वाला टाइम आपको बिल्कुल, आप अभी मेरे से अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे पर्टिकुलर आपके पास नाम होगा कि दीनदयाल जन आवास योजना में क्या हो रहा है, प्लीज आप मुझे बताइए। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो सेगमेंट है वो आपको काफी बड़ा गुरुग्राम में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिसमें प्राइस रेंज है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम फोकस्ड अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी है, जो हमने प्राइस को ब्रैकेट करने की कोशिश की है कि 40 से 50 लाख रुपए में हम उनको 3 BHK यूनिट जो फ्लोर के मॉडल के ऊपर दे पाए। जैसे दिल्ली के अंदर आप जानते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है कोठी के अंदर रहने का, जो फील है वो कॉन्सेप्ट हम उन्हें दे पाए, और शायद हम उसमें सक्सेस हुए, और काफी बड़ा नंबर हमने सेल्स में इसमें अचीव भी किया है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर दीज न्यू प्रोजेक्ट्स प्रदीप जी। जैसे मैंने पहले का कॉस्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, काफी लोग जानना चाहते हैं। अभी तो काफी डेवलपर्स ने काफी इंसेंटिव्स, काफी डिस्काउंट्स ऑफर किए थे प्रोजेक्ट्स पे, प्राइसेस भी काफी रीजनेबल थे। पर अब आगे नेक्स्ट 1 ईयर 2021 22 क्या आपको लगता है प्राइसेस और नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे? ये कंज्यूमर के लिए प्राइसेस क्या रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है जो प्राइजेस डाउन जाने का टाइम था शायद वो ओवर हो चुका है। ठीक है, अभी आपको जो भी आपका व्यूअर है, जो कंज्यूमर है, उसको क्या देखना चाहिए कि किस डेवलपर से वो इन प्रॉपर्टीज को बाय कर रहा है, उसने क्या डिलीवर किया है, किस क्वालिटी का डिलीवर किया है, जिस प्रोजेक्ट पर वो अपना फ्लैट बुक कराना चाहता है या फ्लोर बुक कराना चाहता है, उसकी लोकेशन क्या है, उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो क्या क्वालिटी का है। अगर ये सारी चीजें वो एड्रेस करे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। देखिए, प्राइस कम कभी भी नहीं होता है, वो आप ही के पैसे में से कुछ प्राइस को डिस्काउंट कर दिया जाता है। इट्स यानी बहुत ऑनेस्ट डिस्कशन है। आज अगर 100 रुपए की चीज है तो वो 100 ही रुपए की चीज है, क्योंकि अगर वो कम में मिल रही है तो या तो कोई डेस्परेशन वाली सेलिंग है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक रह सकती है। जैसे आप सेल कहते हैं, जब सेल लगती है तो सेल एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, वो हमेशा पूरे साल नहीं चल सकती। तो मुझे लगता है कि मोस्टली जो डेवलपर्स हैं वो अपना माल जितना भी उनके पास इन्वेंट्री थी वो सोल्ड आउट कर चुके हैं, या अगले आने वाले कुछ टाइम में वो सोल्ड आउट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको राइट लोकेशन, राइट डेवलपर चाहिए, तो मुझे लगता है कि बजाय डिस्काउंट की बजाय ये देखें कि उस डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस डेवलपर ने जिस लोकेशन पे वो आपको डिलीवर कर रहा है वो क्या है। क्योंकि आज पिछले अगर 5 से 6 साल की बात करें तो जो प्राइस हैं वो इंक्रीज नहीं हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा डिस्काउंट है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर 5 से 6 साल में सेम प्राइस के ऊपर अगर डिलीवर कर रही है तो आप ये मान के चलिए कि वो अपने आप में बहुत बड़ा डिस्काउंट है। तो मुझे लगता है कि जो कस्टमर जितने अभी तक वेट कर रहे थे, तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। अभी अगर वो लेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये टाइम दोबारा फिर से आने वाला है। बिगेस्ट टेक अवे ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, दिस इज द राइट टाइम टू बाय। प्रदीप जी जो बोल रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम, डोंट वेट। ये जो आपको आज मिलेगा डील्स, या फिर वापस मिलने नहीं वाले। ऑफ कोर्स। सो करेक्ट। अभी बिफोर हम आपको जाने दें, उससे पहले एक इंडस्ट्री के लिए, यू आर नोन एज अ थॉट लीडर प्रदीप जी, इंडस्ट्री के लिए आपका क्या मैसेज है, और एक कंज्यूमर के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, इंडस्ट्री के लिए मेरा बड़ा सिंपल मैसेज है कि पिछले 5 साल में हमने बहुत कुछ सीखा है। इंडस्ट्री को एक बुरे से बुरे दौर से गुजरते हुए देखा है, और मुझे लगता है कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है वो एक बात बहुत अच्छी तरह समझे हैं, कोई भी इंडस्ट्री
जब ग्रो करती है जब उसकी जो इंटेंशन है वो राइट हो। मोस्टली डेवलपर रियल एस्टेट के अंदर बहुत बेहतर काम करने वाले लोग हैं, और जो डेवलपर्स बेहतर काम करेंगे उनके लिए इस इंडस्ट्री के आने वाले जो 10 साल हैं वो नेक्स्ट लेवल को अचीव कराने वाले हैं। तो जितनी भी मेहनत अगले पिछले 5 साल में आपने की है, अगर आप उतनी मेहनत नेक्स्ट 5 साल तक करते हैं तो मुझे लगता है कि जो आपकी कंपनी है वो मल्टीपल ग्रोथ पर जा सकती है। कंज्यूमर पर से मेरा वही एक दोबारा फिर से आपको सेम कोट रहेगा, वेट हो चुका और वेट ना करें, राइट डेवलपर राइट लोकेशन देखें। प्राइस कभी भी राइट और रॉन्ग नहीं होता है। जहां आपका सेटिस्फेक्शन है, जहां आपको लगता है कि वो अपनी हार्डन मनी को लगा रहा है और जो कमिटमेंट उस डेवलपर ने किए हैं वो उनको डिलीवर कर देगा, मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि मुझे किसी ने 5% डिस्काउंट दिया वो डेवलपर ज्यादा बढ़िया है, या मुझसे जो 5% ज्यादा चार्ज कर रहा है वो ज्यादा बढ़िया है। तो मुझे लगता है इस डिस्काउंट के मेथड में ना रहें, ये देखें कि डेवलपर कौन राइट है और लोकेशन क्या राइट है या किस एरिया में ग्रोथ है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम काफी अपने प्रोजेक्ट सोना रीजन में लेकर आ रहे हैं। तो सोना रीजन की जो डेवलपमेंट है इस वक्त क्या है कि जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है वो सोना रीजन के मेन चौक वहां से निकल रहा है। तो आप देखिए कि जहां बिजनेस हब बनने वाला है, आने वाले टाइम में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक मारुति, वो अपने प्लांट का एक बहुत बड़ा पोर्शन वहां पर शिफ्ट करने वाले हैं। और आने वाले टाइम में ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आपको उस एरिया में नजर आएंगी। उसका रीजन क्या है कि आप जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वही है। तो उससे क्या होगा कि जो भी ऐसे एरिया जहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, आने वाले टाइम में ऐसे हब बनने वाले हैं, वहां पे प्राइस जो एक्सेलेरेशन है वो होना ही होना है। तो सबसे बढ़िया मेथड है। और जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने लास्ट अभी कुछ दिन पहले कोट किया है कि जो द्वारका एक्सप्रेस वे है उसको भी 2022 तक डिलीवर कर दिया जाएगा, ऐसा कोट उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के कमिटमेंट बहुत पक्के होते हैं। अगर 2022 तक द्वारका एक्सप्रेस वे रनिंग सिचुएशन में आ जाता है तो इस लाइन पर भी आने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उनके प्राइजेस आपको बहुत ज्यादा अप मिलने वाले हैं। और सोना रीजन में भी मुझे लगता है स्पेसिफिकली दोबारा से मुझे आपको बोलना पड़ रहा है कि जो लोग आज अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सोना रीजन की डेवलपमेंट अभी जाकर देखें एक बार, क्योंकि वहां जो एनएचआई इस वक्त रोड्स डेवलप कर रहा है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हैं, जैसे हमारे नॉर्मली फॉरेन्स में होते हैं। या आप अगर जो एक्सप्रेस वे भी देखें, जो यमुना एक्सप्रेस वे है जिस मॉडल पर बना हुआ है उसी मॉडल को कहीं ना कहीं उन्होंने वहां पे डिजाइन किया है। तो आने वाला जो वक्त है मुझे लगता है द्वारका एक्सप्रेस वे और जो दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर के सराउंडिंग जितने भी प्रोजेक्ट होंगे या उस रीजन में होंगे वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ग्रोथ देने वाले होंगे। इंटरेस्टिंग। तो लोकेशन जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि लोकेशन पे हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ पे जो ग्रोथ सेंटर है, फ्यूचर ग्रोथ सेंटर है, और जो प्राइस एप्रिसिएशन भी आपको उस हिसाब से फिर लेटर ऑन मिलेगा। प्रदीप जी, सिग्नेचर ग्लोबल के क्या ग्रोथ प्लान्स हैं आप फॉर फ्यूचर? हाउ आर यू लुकिंग एट दैट? या तो एक्चुअली अभी तक हम टोटल मिलाकर लगभग 24,000 यूनिट लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 3,000 हम डिलीवर कर चुके हैं। और इस 2021 में लगभग 5,000 यूनिट और हम डिलीवर करने जा रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग, जो न्यू लॉन्चेज हैं, अब जो नेक्स्ट ये जो 12 महीने हैं इसमें फेज मैनर में लगभग 10 से 12,000 और यूनिट हम लॉन्च कर देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे 2022 तक हमने हरियाणा में 50,000 यूनिट लॉन्च करने का एक एम लिया था आज से 5 साल पहले, तो वो शायद हम 2022 तक जरूर मैच कर लेंगे। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यानी जो प्रधानमंत्री जी हमारे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूं इस चीजों में कि हाउसिंग फॉर ऑल का जो एजेंडा है उनका, उसमें सिग्नेचर ग्लोबल की तरफ से एक पार्ट होगा कि जिसमें हम उस दिन तक लगभग 50,000 यूनिट लोगों को या तो डिलीवर कर चुके होंगे या अलॉट कर चुके होंगे।
That's fantastic to hear, प्रदीप जी। अब हम चाहेंगे कि और भी जितने डेवलपर्स हैं, आई थिंक उनको भी आपका जैसे जिस तरह से आप कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द कंपनी एंड फॉर द सेक्टर बट ओवरऑल एक कम्युनिटी के लिए, एक इंडिया के लिए जिस तरह के इनिशिएटिव्स आप कर रहे हैं, आई होप हमारे जो बाकी भी डेवलपर्स हैं वो भी इससे कुछ लर्निंग्स लें और इस पे काम करें। सो जाने से पहले, जाते जाते आपने इंडस्ट्री के लिए एक मैसेज दिया, कंज्यूमर के लिए एक मैसेज दिया, एक गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज है आपके लिए? देखिए, मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम, पर्टिकुलर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो बहुत ज्यादा काम किया है, जो अप्रिशिएट करने लायक है। अगर पिछले गवर्नमेंट्स की बात करें, अगर 2014 से पहले की गवर्नमेंट की बात करें, तो मुझे लगता है शायद अफोर्डेबल हाउसिंग इतना बड़ा एक वो नहीं था, गवर्नमेंट के कोर एजेंडाज में नहीं होता था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके बाद आप देखें पिछले 6 साल में काफी रैपिडली ग्रोथ इस सेक्टर को मिली है। मुझे लगता है कि वो ही चीज अगर वो कंटिन्यू रखेंगे सेम मैनर में, और रखेंगे भी, मुझे ऐसा होप है, तो बहुत बड़ी बात होगी। और खास करके जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है, उसके लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ डिस्कशन और डिसीजन होते रहें, जिससे ये जो पेस है ये लूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज पिछले 5 साल में जो पेस बना है, उसको अगर इस वक्त हम लूज कर गए तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि आज चाहे हमारे जो ऑनरेबल अर्बन एंड जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं श्री हरदीप पुरी जी, उनका भी बहुत बड़ा डेडिकेशन इसके ऊपर चल रहा है। सो मुझे नहीं लगता किसी भी कंडीशन में ये जो इस वक्त जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को आगे ले जाने का एक जो पैशन उनके अंदर है, वो कहीं भी वो लूज होने देंगे। और मुझे लगता है कि अगर वो हमारी हिम्मत बनाते रहेंगे तो नो डाउट आने वाला जो टाइम है वो फिर इंडिया का ही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने प्रदीप जी। और जैसा हम देख भी रहे हैं, गवर्नमेंट का पूरा फोकस रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जितने भी आज तक उनके पॉलिसी डिसीजंस आए हैं और आगे भी आ रहे हैं, एनआईपी हो चाहे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिस तरह के भी है। सो एंड रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर हम ये यस, बैकबोन पे अपना फोकस रखेंगे तो इकोनॉमी अपने आप ही वी विल रिकवर वेरी सून। So thank you so much, Pradeep ji, sharing your views, sharing your message with our viewers, with our industry. Thank you so much for your time. थैंक्स ए लॉट सपना फॉर इनवाइटिंग मी। एंड इन लास्ट लाइन की प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो 2025 तक हमें अचीव करनी है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा एक कंपोनेंट है। अगर ये चीज अगर एड्रेस होती हैं, जो भी डेवलपर्स आज जिस भी वे में जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर वो सारी चीजें एड्रेस होती हैं, तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कोई बनने वाला है, तो शायद वो रियल एस्टेट होगा, और रियल एस्टेट में भी अफोर्डेबल हाउसिंग होगा। Fantastic. On that positive note, thank you, Pradeep ji. And we hope कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम पहुंचे और रियल एस्टेट सेक्टर उसका सबसे बड़ा भागीदार हो। Thank you so much. थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सपना। थैंक्स अ लॉट।